हरिओम स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सॉल्विंग ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस वीडियो का पहला पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ये सेकंड पार्ट है। इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पहले दो मेथड पढ़े थे। लास्ट वीडियो जो हम लोगों ने अपलोड किया था इस टॉपिक से रिलेटेड पार्ट 1, उसमें हम लोगों ने देखा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के टोटल 4 मेथड्स के बारे में मैंने डिस्कस किया था आपसे। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। इसमें से ये पहले दो मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड के बारे में हम लोग उस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जो इस वीडियो का पार्ट 1 था। ओके, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसमें हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन देखा था, और उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टोटल 4 मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के, जिसमें से ये सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड मैंने उसमें आप लोग को एक्सप्लेन किया था। आज की इस वीडियो जो कि ये पार्ट 2 है, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड के बारे में डिटेल से समझने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा क्या बताया गया, और टॉपिक को समझने के लिए वीडियो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये टॉपिक पूरा अच्छे से समझ में आएगा। सो प्लीज़ वॉच फुल वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग आज नेक्स्ट जो मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिस्कस करेंगे। मेथड नंबर 3, फर्स्ट 2 हम लोग समझ चुके हैं, और ये थर्ड मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। इसमें हम लोग पहले आप लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए समझिएगा, जैसे हमें जब भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी होती है टू वेरिएबल्स में, तो हमारे पास 2 इक्वेशन होते हैं। तो मैं उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले बता देता हूँ। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये 2 इक्वेशन है हमारे पास। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या कोई भी मेथड से आपको सॉल्व करना है तो 2 इक्वेशन आपको हमेशा दी हुई होंगी। तो ये 2 इक्वेशन है। a1 और a2 दोनों इक्वेशन में x के कोफिशिएंट्स हैं, b1 b2 y के कोफिशिएंट्स हैं, और c1 c2 कांस्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है ना। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आपको याद रखना है BCAB, ये पैटर्न याद रखना है BCAB। कैसे, इसको आप ऐसे समझ लीजिए क्या होता है, A B देन C। आपको B से स्टार्ट करते हुए वापस लौट के B पे आना है। B C A B, ऐसे सर्कुलर घूमते हुए B से स्टार्ट करते हुए B पे ही वापस आना है, तो BCAB होगा। क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि जो पेयर बनेगा, पहला पेयर B और C का होगा, सेकेंड पेयर C और A का होगा, एंड थर्ड पेयर A और B का होगा। समझिए कैसे, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला कह लीजिए या रूल कह लीजिए जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में यूज़ होता है, x अपॉन x होता है एक टर्म y का होता है, और एक होता है कांस्टेंट 1। ठीक है ना। तो पहला पेयर मैंने क्या बताया, b और c का होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, b1 b2 c1 c2, क्योंकि पहला पेयर किसका बन रहा है, bc मैंने बोला है ना, b और c। तो यहाँ b और c के पेयर लिए जा रहे हैं, तो b के लिए दोनों इक्वेशन में जो b1 और b2 हैं वो लिए जाएंगे, यहाँ c1 c2। ओके। देन नेक्स्ट पेयर c और a का होता है, तो यहाँ y के नीचे हम लोग लिखेंगे c1 c2 a1 a2। ठीक है। और लास्ट पेयर किसका है, ab का है, तो 1 के नीचे हम लोग यहाँ लिखेंगे a1 a2 b1 b2। ओके। bc देन ca देन ab। ठीक है। इस तरह से हम लोग कर लेंगे। अब करना क्या होगा, समझिएगा ध्यान से। x अपॉन ये जो आपके सामने ये पूरी वैल्यू लिखी हुई है, इसका करना क्या होता है, हम लोग, क्योंकि नाम ही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का मतलब क्या है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। b1 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, c2 से। ओके। और b2 का किससे करेंगे, c1 से। कैसे, देखिए x अपॉन b1 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप, c2 से, तो b1 c2 हो गया। देन आपको माइनस लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। जब आप
लेफ्ट टू राइट आएंगे तो वो तो पॉजिटिव होगा, फिर माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है, याद रखिएगा, ये फॉर्मूला ही, मतलब ये रूल कह रहा है कि आपको पहले B1 और C2 का मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस लगाना है। देन आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे, B2 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे, C1 से, तो B2 C1 हो गया, इक्वल y लिखा हुआ है, अपॉन में क्या है, यहाँ पे क्या होगा, ये C1 का मल्टीप्लाई किससे होगा, A2 से होगा, तो हम लोग लिखेंगे C1 A2 और फिर माइनस लगेगा, ओके। देन फिर C2 का मल्टीप्लाई किससे होगा, A1 से, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग C2 A1। मैं फिर से बता रहा हूँ, पहले C1 का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं C1 का A2 से, देन माइनस लगेगा C2 का A1 से, और फिर फाइनली यहाँ पे 1 अपॉन, यहाँ क्या करेंगे, A1 का मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे, B2 से करेंगे, A1 B2, देन माइनस A2 का मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे, B1 से। तो ये रूल है, इसीलिए इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोला जाता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, आप लोग को लग रहा होगा कि यार ये तो बड़ा अजीब फार्मूला बन गया, इसको कैसे लर्न करेंगे हम लोग। लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये मेथड, ये तरीका याद रखना है, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको बताया है सॉल्व करके कि सॉल्व करने के बाद ऐसा बनता है, आपको ये सब लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद करना है कि हमें यहाँ लिखना क्या है और फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो इसको मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। चलिए हम लोग ये एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। आपके सामने ये मैंने यहाँ पे पूरा मेथड लिख रखा है, क्या करना होता है, और ये हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब अगर आप देखना चाहें यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म्स जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म्स दोनों किधर साइड लिखे हुए हैं, RHS की तरफ लिखे हुए हैं, और जो स्टैंडर्ड लिखने का तरीका होता है उसमें दोनों कांस्टेंट्स क्या होते हैं, LHS में ही होते हैं। तो चलिए एक काम करिए, आप RHS के टर्म्स को उठा के LHS में ले आइए, ठीक है ना। LHS में ले आते हैं तो ये जो इक्वल टू 8 है और इक्वल टू 30 है, ये जब इधर शिफ्ट होंगे तो -8 और -30 हो जाएंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये RHS में ही लिखे होते, हम लोग इन्हें शिफ्ट ना करते LHS की तरफ, ये दोनों LHS की तरफ शिफ्ट नहीं होते, तो क्या चेंजेस करने पड़ते, वो मैं इसीलिए मैंने यहाँ पे जगह छोड़ रखी है ताकि मैं वो चीज़ भी आपको समझा सकूँ, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी हम लोग इनके अकॉर्डिंग चलते हैं, जो हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मुलाइज किया है इसके अकॉर्डिंग चलते हैं कि कॉन्स्टेंट्स को अगर राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो क्या हो सकता है, ठीक है ना। चलिए तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग यहाँ पे A1 और A2 की वैल्यू लिख लेते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A1, तो A1 क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट होता है वो A1 होता है। यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है, 4, और A2 क्या होगा, 2। सिमिलरली B1 की वैल्यू क्या है, -3, और B2 की वैल्यू क्या है, 5 प्लस में, ये ध्यान रखिएगा, B1 क्या है, -3। सिमिलरली C1 क्या है, -8, और C2 क्या है, -30। क्लियर, ये वैल्यू हो गई। चलिए तो अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था BCAB का जो फॉर्म होता है, सबसे पहले हम लोग B और C का पेयर लेते हैं। तो यहाँ पे B और C की वैल्यूज़ क्या हैं, अब देखिए B की वैल्यू है -3, B1 की वैल्यू, और B2 की वैल्यू क्या है, 5, C1 की वैल्यू क्या है, -8, और C2 की वैल्यू है -30, -8 -30 इज इक्वल टू y अपॉन, तो y के लिए हम लोग y के अपॉन में क्या लिखते हैं, C1 C2 और A1 A2 लेते हैं। तो C1 C2 यानी -8 -30, और A1 A2 यानी 4 और 2, और फाइनली 1 अपॉन क्या होगा, 1 के अपॉन में क्या होता है, A1 A2 और B1 B2 होता है। तो हम लोग 1 अपॉन ले रहे हैं A1 A2 यानी 4 2 और B1 B2 -3 5। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, आप लोगों को पता है क्या किया गया था, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। आप समझिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो x अपॉन -3 का मल्टीप्लाई -30। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग एक चीज़ बहुत ध्यान से समझिएगा, साइन की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। प्लस माइनस का मल्टीप्लाई या माइनस माइनस का मल्टीप्लाई, ये बहुत ध्यान से रखिएगा, ये गलतियाँ अक्सर स्टूडेंट से होती हैं। -3 का मल्टीप्लाई -30 से करोगे तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से प्लस हो जाएगा, और 3 × 30 90 होता है, ठीक है ना। ओके, फिर हमें माइनस लगा लेना है, अगला मल्टीप्लाई करने से पहले हमें माइनस लगा लेना है, ये ध्यान रखिएगा, ये माइनस आपको लगाना ही लगाना है, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई करने के बाद फिर माइनस, देन अगला ये मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कैसे होगा समझिएगा, 5 का मल्टीप्लाई -8 से करेंगे, 5 8 जा 40 होता है, ठीक है ना, और 5 × -8 क्या हो जाएगा, -40।
तो आप ध्यान से समझिएगा, ये जो माइनस है ये फॉर्मूले का माइनस है और ये माइनस ये मल्टीप्लाई करने पे आएगा, तो दोनों माइनस आपको शो करने पड़ेंगे। सिमिलरली हम लोग जब यहाँ लिखेंगे y अपॉन, तो -8 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो -16 होगा, फिर माइनस लगाएंगे, ठीक है ना, और फिर -30 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 30 × 4 120 होता है, -30 × +4 -120 आएगा, ठीक है। फिर 1 अपॉन 4 5 20, फिर माइनस फॉर्मूलेस का माइनस लगेगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई -3 करोगे तो -6 आएगा। केयरफुली साइन जितने भी हैं प्लस माइनस के उन्हें केयरफुली प्लेस करिएगा। उसके बाद अब देखिए, मैं इसी स्टेप में आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो मैंने यहाँ प्लस लगा दिया। सिमिलरली यहाँ भी देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल से सभी जगह यही प्रॉब्लम आ रही है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है ना। यहाँ भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये ज़रूरी नहीं कि हर बार माइनस माइनस ही है, हो सकता है इधर बाहर माइनस हो अंदर प्लस हो, तो प्लस माइनस तो माइनस ही होता है, तो ये ज़रूरी नहीं है। हम लोगों ने ये एग्जांपल जो लिया है इसमें सभी माइनस माइनस प्लस हो गए हैं, ठीक है। कोई डाउट आप लोग को, ठीक है। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। फिर 90 + 40 130, ठीक है, 90 + 40 130, y अपॉन -16 + 120 104 इज इक्वल टू 1 अपॉन 20 + 6 26, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, आप देख रहे हैं x अपॉन 130, y अपॉन 104 एंड 1 अपॉन 26, ये तीनों आपस में इक्वल हैं, तो हम लोग तीनों को एक साथ इक्वेट करने के बजाय अलग अलग कर लेंगे। ये जो x अपॉन 130 है ये किसके इक्वल रख लिया जाएगा, 1 अपॉन 26 के। सिमिलरली y अपॉन 104 को किसके इक्वल रखोगे आप, 1 अपॉन 26, मतलब ये टर्म और ये टर्म दोनों इसके इक्वल हैं, तो दोनों को अलग अलग हमने यहाँ पे इक्वल रख लिया, ठीक है ना। और फिर क्या होगा, ये जो 130 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इधर ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा 130 अपॉन 26, और अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, आप इसको डिवाइड करके देखिएगा, यू विल गेट x = 5। सिमिलरली y = ये 104 आप देख रहे हैं इधर ऊपर आ जाएगा, तो y की वैल्यू आप 26 से कैंसिल करके देखिएगा, आपको 4 मिल जाएगा। 26 4 जा 104 एंड 26 3 जा 5 जा 130 होता है। तो इस तरह से हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने देखा कि सॉल्व किया है, ठीक है ना। और आई होप कि आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में कुछ भी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा केयरफुली साइन का ध्यान रखना होता है, और क्या रूल मैंने बताया इस रूल को आपको ध्यान रखना होगा। आपको ये भी नहीं याद करना है, ये वाली चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको मेन ये ऊपर वाला टर्म, ऊपर वाला कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है कि हम लोग x के नीचे b और c का पेयर लेते हैं, y के नीचे c और a का पेयर लेते हैं, 1 के नीचे a और b का पेयर लेते हैं, और कैसे मल्टीप्लाई करना होता है। फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन के बाद माइनस, देन सेकंड मल्टी, मतलब लेफ्ट टू राइट वाला मल्टीप्लाई प्लस, देन माइनस लेफ्ट b2 और c1, मतलब आपको ने देख लिया है कैसे होना है ये, ठीक है। कोई डाउट। हाँ, अब एक चीज़ हम लोग ये बात करते हैं कि अगर जो ये इक्वेशन मैंने दी थी, ठीक है ना, इसके बारे में फिर से डिस्कस करते हैं। क्या था, 4x - 3y = 8 और 2x + 5y = 30। अगर ये जो कांस्टेंट टर्म्स थे 8 और 30, ये कांस्टेंट टर्म्स हम लोगों ने क्या किए थे इस केस में, हम लोग RHS में से उठा के LHS में ले आए थे। अगर ये कांस्टेंट टर्म हम लोग RHS में ही पड़ा रहने दें, हम लोग LHS में नहीं लाएं, तो क्या चेंजेस आएंगे। आपको एक छोटा सा चेंज करना होगा, मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। a1x + b1y + c1 आप देख रहे हैं, अगर ये c1 इधर से ना होके ये c1 यानी कांस्टेंट वाला पार्ट राइट साइड में लिखा होता, जैसा कि जनरली ज़्यादातर इक्वेशन में दिया भी रहता है, उसी तरह से ये c2 वाला पार्ट राइट साइड में भी ही होता, तो क्या चेंजेस आते, क्या फॉर्मूले में कोई चेंज आता, बिल्कुल चेंज आता। आपको एक छोटा सा चेंज करना होगा, ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही रहेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। बस ये जो 1 देख रहे हैं आप ना, इसको -1 लगा देना है, ठीक है ना। ये 1 जो आप देख रहे हैं ये माइनस में 1 हो जाएगा, बस, और कोई चेंज नहीं आएगा। अगर कांस्टेंट टर्म्स को हम RHS में ही रखते हैं तो, LHS में नहीं लाते हैं, तो हम लोग जो कांस्टेंट पार्ट इसमें देख रहे हैं आप -1 हो जाएगा। अगर वो LHS में ही रहता है
तो जो मैंने पहले तरीका करके दिखाया वैसे ही रहेगा। मतलब यहाँ पर जब हम लोग इसकी वैल्यू रखेंगे, जैसे यहाँ पे आपने क्या देखा, ये जो C1 और C2 थे यहाँ -8 और -30 थे, और अगर ये RHS में होते तो ये +8 और +30 होते, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, फिर प्लस में हो जाएंगे, दोनों प्लस में लिए जाएंगे, और ये 1 क्या लिया जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पर इनकी वैल्यू ये जो -8 और -30 ये प्लस में होंगे, यहाँ भी ये दोनों क्या होंगे, प्लस में होंगे, और फिर हम सॉल्व करेंगे। आंसर विल नेवर चेंज, आंसर कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन मैं एक आपको बता रहा हूँ कि अगर आप कांस्टेंट पार्ट्स को RHS में रखते हैं तो क्या चेंज आएगा, और अगर LHS में लाएंगे तो क्या चेंज आएगा। क्लियर हुई बात कि नहीं। तो आई होप कि ये आपको मेथड अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके बाद का जो अगला टॉपिक है ग्राफिकल मेथड, ठीक है ना। तो ग्राफिकल मेथड समझने के लिए हम लोग कुछ चीज़ें पहले से डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ग्राफिकल मेथड के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है, और ग्राफिकल मेथड में मुझे ज़्यादा आप लोगों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये क्लियर है कि हमें यहाँ पे क्या बनाना होगा, ग्राफ। इन दोनों इक्वेशन के ग्राफ बनाने होंगे। तो ग्राफ बनाना मैं आप लोग ऑलरेडी क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्लास 9th में आप लोगों का यही टॉपिक था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ पे हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं 2 वेरिएबल में, कि हाउ टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और क्लास 9th में आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़े थे, वहाँ पे आप लोगों ने ग्राफ बनाना सीखा था। उसकी मैंने एक वीडियो भी आप लोग को अपलोड की थी क्लास 9th के लिए, तो आप लोग चाहेंगे तो उसका भी डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा, और उससे आप देख लीजिएगा, ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को भी। बहुत अच्छी वीडियो बनी है वो भी, उसमें मैंने पूरा बताया है कि किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना। इसलिए अब उस टॉपिक को मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। ग्राफ बनाने के लिए बिल्कुल सीधी सी चीज़ है। मैं यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आपको एक ही ग्राफ पेपर पे दोनों इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है। उसके लिए क्या करना होगा, हम लोग एक एक करके दोनों इक्वेशंस के लिए कुछ पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x + 3y = 12, ये पहली इक्वेशन है, ठीक है। तो हम लोग एक टेबल बना लेते हैं और कुछ सोल्यूशन इसके लिए हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। 2, 3, 4 जितने भी सोल्यूशन आप निकाल सकें आप निकाल सकते हैं। सपोज x यहाँ पे अगर हम लोग कुछ आप, अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ याद है, उस वीडियो मैंने अच्छे से बताया है, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग ग्राफिकल मेथड ग्राफ बनाने आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं आते हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। इसलिए मैं यहाँ डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, कोई भी वैल्यू आपको जब यहाँ पे वैल्यूज़ लेनी है, ऐसी वैल्यू लेनी है कि जो फ्रैक्शन या डेसिमल में ना हो, क्लियर हो, इंटीजर्स हो, ताकि आप उसे ग्राफ पेपर पे आसानी से रिप्रेजेंट कर सको। तो हम लोग कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे लेंगे, समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है आप लोग के लिए, क्योंकि आप लोग को वैल्यू निकालना आता है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। नहीं आता है तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने कुछ सोल्यूशन निकाले हैं, पॉइंट्स निकाले हैं 0,4, 6,0, 3,2। और ये कैसे निकाला है, आप x की जगह मैंने ऐसे कोई वैल्यू पुट करके देखी 0 और सॉल्व किया तो y की 4 आ गई, इसी तरह से वैल्यू पुट की है, ठीक है ना। अब हम लोग इक्वेशन 2 ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, 5x - 4y = 7। तो सेकंड इक्वेशन हो गई 5x - 4y = 7। उसके लिए भी मैंने 3 वैल्यूज़ लिख दी हैं। 3,2 आप निकाल के देख लीजिएगा, ये वैल्यूज़ आएंगी। 5 रखने पे 4.5 आ रहा है, और -1 रखने पे -3 आ रहा है। तो हमें करना क्या होगा कि जब हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना होता है किसी भी इक्वेशन को, तो हम लोग करते क्या हैं कि हम लोग एक ही ग्राफ पेपर पे दोनों इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। समझिएगा, मैं ग्राफ बना के दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे। तो ये आपके सामने मैंने कार्टेशियन प्लेन बना दिया है, यानी x एक्सिस, ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस होगा। आप अच्छी तरह से जानते हो, उसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं। ये ओरिजिन होता है, इधर सारी राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, इधर लेफ्ट में x की नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, y की नेगेटिव वैल्यू डाउनवर्ड होती हैं, y की पॉजिटिव वैल्यू अपवर्ड होती हैं, ठीक है ना। तो अब हम एक एक करके, जैसे हम लोग पहले इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो पहली इक्वेशन में हमें पॉइंट क्या मिला था, 0,4, है ना। x0 y4, तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। x0 y4 ये पॉइंट हो जाएगा 0,4, हम लोग मेंशन भी करेंगे उस पॉइंट को, x0, ठीक है ना, और y4, y की वैल्यू 4 होगी जो कि यहाँ पे है, और x0 ही है, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या है हमारा, 6,0। अब x की वैल्यू 6 है और y 0 है, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, तो 6,0 ये पॉइंट हो गया, ठीक है, 6,0।
और फिर एक लास्ट वैल्यू जो हम लोग निकाली थी x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। तो x की वैल्यू 3 यानी ये 3 हो गया और y की वैल्यू 2 ये हो गया। हम लोग इसके सामने ये x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, तो 3,2 रिप्रेजेंट कर देंगे। आई बात समझ में? अब हमें करना क्या होगा, हमें इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी होगी इस तरह से स्ट्रेट। अभी तो मैं रफ हैंड से बना रहा हूँ तो लाइन टेढ़ी मेढ़ी बन सकती है, ठीक है ना, लेकिन जब आप स्केल का इस्तेमाल करके प्रॉपर स्केल का इस्तेमाल करेंगे और तरीके से बनाएंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है ना। ये किस लाइन की इक्वेशन बनाई थी हमने, 2x + 3y = 12, तो हम लोग यहाँ मेंशन कर देंगे 2x + 3y = 12। ये आपको सब मेंशन करना पड़ेगा वहीं ग्राफ पे। चलिए, सेकंड इक्वेशन थी 5x - 4y = 7, उसके लिए पहला पॉइंट था 3,2, ये रहा पॉइंट 3,2 तो हमें यहीं मिल गया है, ठीक है। अगला पॉइंट था 5,4.5, यहाँ गलती मत करिएगा, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 4.5 है, तो x की वैल्यू 5 ये रही और y की वैल्यू 4.5 कहाँ है, 4.5 क्या होगा y की वैल्यू, 4 और 5 के जस्ट मिड में यहाँ से ये, और y की वैल्यू क्या होगी 5, ये पॉइंट हो गया। तो x 5 y 4.5 ये पॉइंट हो गया, ठीक है। और लास्ट वैल्यू क्या है, x -1 है, y -3 है, x -1 और y -3, x हो गया -1 ये रहा और y हो गया -3 ये रहा, मतलब आप y -3 x -1 ये हो गया पॉइंट, ठीक है ना, -1, -3 ये रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें क्या करना होगा, इन सारे तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना होगा। आप लोग को पता ही है स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए, तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई, ठीक है। और ये जो लाइन थी ये किसकी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है 5x - 4y = 7, तो हमने वो लाइन रिप्रेजेंट कर दी। अब आप इसको ध्यान से देखिए, ग्राफिकल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट ये है कि जिन दो इक्वेशन को सॉल्व करना हो उन दोनों का ग्राफ, उन्हें ग्राफिकली एक ही ग्राफ पेपर पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है आपको। यहाँ पे मैंने देखिए दोनों को रिप्रेजेंट कर दिया, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, ठीक है ना। अब सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, ठीक है ना, तो ये दोनों ग्राफ जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए इत्तेफाक से हमको वो पॉइंट सॉल्यूशन में ही मिल गए थे 3,2, और यहाँ भी हमें 3,2 मिल गया था, ठीक है ना। लेकिन हमें ग्राफ में उसे शो करना था, तो हमने देखा कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को किस पॉइंट पे कट कर रही हैं, 3,2 पे। कैसे, क्योंकि जिस पॉइंट पे कट कर रही हैं उसके सामने x की वैल्यू क्या है 3 और उसके सामने y की वैल्यू क्या है 2, यानी इस इक्वेशन पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया x = 3, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू कितनी आ गई 2, ये सॉल्यूशन हो गया। अगर आप सेम पेयर ऑफ इक्वेशन को, ये दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन को एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे तब भी आपको सॉल्यूशन यही मिलेगा 3,2, ठीक है ना। तो ग्राफिकल का मैथ कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपको दोनों लाइन को एक ही ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना है, जिस पॉइंट पे वो दोनों लाइन कट करेंगी उस पॉइंट को ही हम लोग सॉल्यूशन मानते हैं। उस पॉइंट के सामने x की जो वैल्यू होगी वो x के लिए हो जाएगी और जो y पॉइंट की वैल्यू होगी वो y के लिए हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं इसी में एक रफली बना दे रहा हूँ, एक लाइन की इक्वेशन हमने रिप्रेजेंट की ऐसे और दूसरी लाइन को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया, ध्यान समझिएगा। इन दोनों ने कहाँ कट किया, यहाँ, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं इसके जस्ट सामने x की वैल्यू कितनी है -3 और y की वैल्यू कितनी है 2 से थोड़ा है, हाँ 2 ही मान लेते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया रफली। तो यहाँ कट कर रहा है तो x की वैल्यू क्या हो गई -3 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ठीक है। ये सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। कहीं और कट करती हैं दो लाइन तो उसके सामने x की वैल्यू y की वैल्यू जो होगी वही हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स कि ये टॉपिक आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और इस तरह से ये चारों मेथड हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रही है इसलिए मैं अब आगे इसको कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो एक मेथड और मैंने आपको बताया था कंपेयरिंग मेथड, विच इज़ वेरी 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 सिंपल मेथड, ठीक है। वो मैं आपको इसी का जब पार्ट 3 अपलोड करूँगा, पार्ट 3 इसलिए अपलोड करूँगा क्योंकि अभी इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पढ़ना बहुत ज़रूरी हैं। जैसे मैं बता देता हूँ, सुन लीजिए आप लोग, कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, एक सिंगल सॉल्यूशन भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि कोई सॉल्यूशन ना हो। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीबीएसई एग्जाम बोर्ड में इस पर बेस्ड क्वेश्चंस, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो उसमें इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो 3 कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कब पेयर ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट होगा, कब इनकंसिस्टेंट होगा, और उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे जो नॉर्मल आप चारों मेथड से लगाने की कोशिश करेंगे तो बहुत लेंदी पड़ेंगे और बहुत टाइम लगेगा,
ठीक है ना। तो उन क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे वो हम लोग इस चैप्टर में इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, समझ में भी सब कुछ आ गया होगा। कोई भी डाउट अगर होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट का आप लोग वेट करिए, उसमें आप लोग को कुछ इजी ट्रिक्स मिलेंगी, जो टफ़ क्वेश्चन है उनको इजीली कैसे सॉल्व किया जाए, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।